नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 400 प्लस क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप अभी ये कोर्स को बाय करते हैं और अर्ली 25 कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे ऐप पर। टेस्ट सीरीज के लिए भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो वीडियो है इस वीडियो के PDF भी हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर अवेलेबल है। फ्री PDF सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलाउज स्टेट्स टू एडॉप्ट देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब कि इनमें से कौन से आर्टिकल जो कहता है कि स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने ओन ऑफिशियल लैंग्वेज को एडॉप्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 343, आर्टिकल 348, आर्टिकल 345 या आर्टिकल 352। तो आपको पता होगा जो आर्टिकल 352 है ये किसकी बात करता है, ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है ना, नेशनल इमरजेंसी। तो ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज से एसोसिएटेड ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। और जो आर्टिकल 343 है ये बात करता है यूनियन में, जो इंडियन यूनियन है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज की, ना कि स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो आर्टिकल 343 भी नहीं होगा। और जो आर्टिकल 348 है वो बात करता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, ये सब कोर्ट्स है ना, और बिल्स और एक्ट्स ये जो हम बनाते हैं तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की यूज होने की बात करता है। तो ये भी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि आर्टिकल 345 जो है वो अलाउ करता है स्टेट्स को कि अपने ओन ऑफिशियल लैंग्वेज को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन promotes कल्चरल एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म थ्रू। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो कल्चरल एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म को प्रमोट करता है। किस से प्रमोट होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज होते हैं DPSP, उससे प्रमोट होता है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज से प्रमोट होता है, या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों से प्रमोट होता है, या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये दोनों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है कल्चरल एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो प्रोटेक्ट होता है कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 17, आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A में क्या है? आर्टिकल 51A किसकी बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 1976 में आया था, जिसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में। और आर्टिकल 21A कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है 6 to 14 ईयर। ओके, 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं वो उनको मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो ये दोनों तो नहीं होगा। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? प्रोहाइबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, अनटचेबिलिटी की बात करता है, अनटचेबिलिटी को प्रोहाइबिट करने की बात करता है। तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 इज द करेक्ट आंसर। जो आर्टिकल 29 है वो किस चीज की बात करता है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को सेफगार्ड करना होगा माइनॉरिटी के। एंड आर्टिकल 30 बात करता है जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर सकता है, उसको
मतलब कि एडमिनिस्टर भी कर सकता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पॉलिटिकल कल्चर। तो पॉलिटिकल कल्चर का मतलब क्या है, कल्चर ऑफ आर्ट्स एंड म्यूजिक इन नेशन, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा ना कि आर्ट्स एंड म्यूजिक इन ए नेशन में जो होता है वो पॉलिटिकल कल्चर नहीं है। लॉज रिगार्डिंग वोटिंग एंड इलेक्शंस, तो इलेक्शन और वोट जो होते हैं उससे रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो क्या पॉलिटिकल कल्चर होते हैं, वो नहीं है। डीप रूटेड एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स अबाउट पॉलिटिक्स एंड अथॉरिटी, यही पॉलिटिकल कल्चर है कि हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, है ना, अथॉरिटी से रिलेटेड, यही पॉलिटिकल कल्चर है। प्रैक्टिस ऑफ द रूलिंग, ये नहीं होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और पॉलिटिकल कल्चर के बारे में किसने बात किए थे, सिडनी एंड भारबा, पता ही होगा। और कितने पॉलिटिकल कल्चर की बात किए थे नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म पॉलिटिकल एलिट रेफर्स टू, पॉलिटिकल एलिट का मतलब क्या है, मिडिल क्लास वोटर्स या फिर पीपल हु कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस की पॉलिटिकल डिसीजंस, या फिर गवर्नमेंट क्लार्क एंड असिस्टेंट्स, या फिर रिटायर्ड जजेस। तो पॉलिटिकल एलिट जो है, पॉलिटिकल एलिट वो लोग हैं जो लोग कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल डिसीजंस को, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस। तो इंडिया में जो इलेक्टोरल प्रोसेस होते हैं उनके की फीचर कौन सा है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑल लेवल्स, नहीं, एट ऑल लेवल्स नहीं होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट इलेक्शंस तो मतलब कि प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में होता है और कुछ कुछ इलेक्शंस में होता है, पर सभी जगह इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकसभा, फॉर लोकसभा नहीं, लोकसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉर जनरल इलेक्शंस, यही है करेक्ट आंसर। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है जनरल इलेक्शन में फॉलो होता है। एंड वोटिंग राइट्स ओनली फॉर टैक्स पेयर्स, नहीं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है इंडिया में, है ना। तो डी भी नहीं होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जनरल इलेक्शन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, स्टेचुटरी बॉडी है, टेम्पोररी कमिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ द लॉ मिनिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कि स्टेचुटरी बॉडी, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। तो वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, कास्ट एंड रिलीजन क्या इन्फ्लुएंस करता है, ऑब्वियसली कास्ट से, रिलीजन से वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से भी वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, मतलब इन्फ्लुएंस होता है। कैंडिडेट्स पर्सनल इमेज, जो कैंडिडेट है उसके पर्सनल इमेज से भी लोग मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं ना, वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस ये भी करता है। एंड लोकल डेवलपमेंट इश्यूज, हाँ, जो हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज है वो भी वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए चारों के चारों करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चारों के चारों करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स lowered the voting age from 21 to 18। तो जो वोटिंग एज ना, वोटिंग एज 21 से रिड्यूस करके 18 ईयर्स हो गया, कौन से अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, या फिर 73rd अमेंडमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 61st अमेंडमेंट से हमारे जो वोटिंग एज है, सफरेज है, एडल्ट सफरेज है, वो मतलब 21 से 18 ईयर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द assertion that India has a participatory democracy but an elite policy making process suggests that, मतलब कि इंडिया में क्या है, हम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं पर जो डिसीजन मेकिंग होता है, पॉलिसी मेकिंग होता है, वो एलिट लोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया हैज एबोलिश्ड इलेक्शन, इसका मतलब क्या, इंडिया में इलेक्शन ही खत्म हो गया है, या फिर ओनली ब्यूरोक्रेट्स मेक लॉ, ब्यूरोक्रेट्स क्या लॉ मेक करते हैं, नहीं, ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं, लॉ मेक नहीं करते हैं। लेजिस्लेशन में जो लेजिस्लेचर होते हैं
वो लोग लॉ मेक करते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स नहीं करते हैं, वो तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में आते हैं। पीपल वोट बट रियल पॉलिसी इज मेड बाय एलिट्स, यही करेक्ट आंसर है। पीपल जो है वो वोट देते हैं ना, हम वोट करते हैं, बट जो पॉलिसी मेकिंग का काम है वो एलिट लोग करते हैं, ठीक है। एवरीवन इक्वली इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी, ये नहीं है, सब लोग इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, पीपल वोट बट रियल पॉलिसी इज मेड बाय एलिट्स, इसको ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फ्लुएंस हुए थे फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, या फिर बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो सी इज द करेक्ट आंसर, आपको पता ही होगा जो डीपीएसपी है हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following best reflects the paradox of caste in Indian politics? तो कास्ट के बारे में दिया हुआ है, जो इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट एक पैराडॉक्स है। कैसे है, कास्ट हैज डिसअपियर्ड ड्यू टू मॉडर्निटी, मतलब मॉडर्निटी के कारण कास्ट क्या डिसअपियर हो गया है, खत्म हो गया है कास्ट सिस्टम? नहीं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना। अगर आप रूरल एरिया में जाओगे तो आपको पता चलेगा। कास्ट रिमेन्स सोशली बैकवर्ड बट पॉलिटिकली एम्पावर्ड, जो कास्ट है ना, कास्ट वो सोशली बैकवर्ड है, सोसाइटी जो है कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है, पर पॉलिटिकली एम्पावर होता है। जो कास्ट एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है उसको मतलब कि पावर देते हैं, थोड़ा बहुत एम्पावर होते हैं पॉलिटिकली, है ना। कास्ट पॉलिटिक्स अभी भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। पॉलिटिशियंस हैव एलिमिनेट कास्ट बैरियर्स, जो कास्ट बैरियर है पॉलिटिशियन एलिमिनेट कर दिए हैं। नहीं, कास्ट प्लेज नो रोल इन इलेक्शंस, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, कास्ट प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। तो बी इज द करेक्ट आंसर, जो कास्ट है सोशली बैकवर्ड है कास्ट सिस्टम, बट पॉलिटिकली एम्पावर्ड है ना। यही एक पैराडॉक्स है ना कास्ट के बारे में इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया हुआ है, इट एस्टेब्लिशेस ए फेडरल स्ट्रक्चर विथ ए स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। हाँ, ये तो सही है बात है, जो इंडिया में है फेडरल सिस्टम है, बट जो यूनियन है मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस है थोड़ा बहुत, बिल्कुल फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़ा यूनिक है। इट प्रोवाइड्स फॉर बोथ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नहीं, इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इट बोरोज फीचर्स फ्रॉम मल्टीपल इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। इट बोरोज फीचर्स, हाँ, इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन से हम बोरो किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के टाइम। तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, Who among the following termed Article 356 as a safety valve? तो आर्टिकल 356 को सेफ्टी वाल्व किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने सेफ्टी वाल्व कहा है आर्टिकल 356 को, है ना। और आर्टिकल 356 क्या कहता है? आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो प्रेसिडेंट्स रूल को इम्पोज कर सकता है कोई भी स्टेट में, है ना, और स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है ना। तो यही है आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है, इसको सेफ्टी वाल्व कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। Which of the following is not within the jurisdiction of the state high court? तो स्टेट हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता है, कौन सा? इट कैन हेयर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। हाँ, ये लोअर कोर्ट्स के जो अपील है उसको सुन सकते हैं हाई कोर्ट। इट कैन इशू रीट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। हाँ, हाई कोर्ट के पास भी रीट जुरिडिक्शन होता है ना, तो ये भी इशू करते हैं, रीट इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को एंश्योर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। इट कैन डिसाइड द रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स, तो ये नहीं कर सकते, है ना। जो स्टेट के हाई कोर्ट है वो दो स्टेट के डिस्प्यूट को कैसे, मतलब कि दो स्टेट के जो डिस्प्यूट है, इशू है, उसको कैसे रिजॉल्व करेगा, उसको कैसे डिसाइड करेगा, वो नहीं कर सकता ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट की काम है ना। तो इसलिए सी नहीं होगा, है ना। इट कैन नॉट डिसाइड द रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स।
तो नोट बोला है, फीचर नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, इट एक्सरसाइज सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट। हाँ, ये भी करते हैं, जो लोअर कोर्ट्स को सुपरिंटेंडेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो सी नहीं होगा, है ना। ये दो स्टेट की जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व नहीं कर सकता है और उसके रिलेटेड डिसाइड नहीं कर सकता है ना, कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। नेहरू रिपोर्ट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में आया था, है ना, 1928। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, है ना। और सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है वो 1930 में हुआ था। और जो डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस है वो 1929 में हुआ था। तो इसलिए ए फर्स्ट, उसके बाद 4, है ना, ए के बाद 4। ये ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है क्या? अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो पहले कौन? नेहरू रिपोर्ट हुआ था ना, फर्स्ट 1। हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। ए, उसके बाद 4, उसके बाद 3 एंड लास्ट में 2, है ना। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दो नहीं है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट के पास दो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है ना। केरला में बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। तो अब आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिए कि जो 6 स्टेट्स हैं इंडिया में, उसके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इसको याद रखना, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब काउंसिल भी है और असेंबली भी है लेजिस्लेटिव। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, या फिर शेख अब्दुल्ला, GM सदीक, मिस्टर क्वासिम फारूक अब्दुल्ला, या फिर शेख अब्दुल्ला, GM सदीक शामसुद्दीन, मुफ्ती मोहम्मद सईद, या फिर शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद, शामसुद्दीन, GM सदीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद, शामसुद्दीन एंड GM सदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम कौन से आर्टिकल को हम सस्पेंड नहीं करते हैं? आर्टिकल 14, 15, 19, 20, 21, 22 या फिर 20 एंड 21। तो देखिए, आर्टिकल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 एंड 21 को हम सस्पेंड नहीं करते। बट आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहाइबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, प्रोहाइबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है। और आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 कुछ फंडामेंटल्स फ्रीडम देते हैं ना, 6 फ्रीडम्स देता है आर्टिकल 19, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, है ना। और आर्टिकल 21 बात करता है किसकी? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 22 किसकी बात करता है? आर्टिकल 22 बात करता है प्रोहाइबिशन फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोहाइबिशन ऑफ आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। और आर्टिकल 20 जो है प्रोहाइबिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंडर्स। तो ये सभी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, कमीशन दिया हुआ है एंड इशू दिया हुआ है। तो महाजन कमीशन
श्री कृष्ण कमीशन, पुंची कमीशन एंड सच्चर कमीशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन तेलंगाना एंड एपी मुस्लिम माइनॉरिटी एंड महाराष्ट्र कर्नाटका बाउंड्री डिस्प्यूट। तो देखिए, तो सच्चर कमीशन के बारे में पता होगा। सच्चर कमीशन क्या है, मुस्लिम माइनॉरिटी से एसोसिएटेड है, और पुंची कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन से एसोसिएटेड है ना। और महाजन कमीशन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बाउंड्री डिस्प्यूट, एंड श्री कृष्ण कमीशन जो है वो तेलंगाना पे डिस्प्यूट है। मतलब ए का 1, बी इज द करेक्ट आंसर ना। ए का 1, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following committees of the Constituent Assembly was chaired by जवाहरलाल नेहरू। तो कौन जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे वो कौन से जो कमिटी था उसको चेयर करते थे। स्टीयरिंग कमिटी, यूनियन पावर्स कमिटी, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमिटी को चेयर करते थे। स्टीयरिंग कमेटी जो था, स्टीयरिंग कमेटी, उसको राजेंद्र प्रसाद स्टीयर करते थे। और जो ये दो कमिटीज है ना, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये सरदार पटेल है ना, सरदार पटेल शेयर करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, पॉलिटिकल कल्चर से एसोसिएटेड है। कहाँ पर, कौन से कंट्री में किस टाइप की पॉलिटिकल कल्चर होते हैं। होमोजेनियस कल्चर, एलिट मास कल्चर, सब्जेक्ट कल्चर एंड पेरोकियल कल्चर। तो जो पेरोकियल कल्चर है वो युगांडा में देखा जाता है, सब्जेक्ट कल्चर देखा जाता है चाइना में, एलिट मास कल्चर होता है इंडिया में, एंड होमोजेनियस कल्चर होता है यूके में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म से एसोसिएटेड नहीं है। शांतनम कमेटी, तारकुंडे कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी एंड दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो याद रखना, ये जो तीनों कमेटी है ना, लास्ट के बी सी डी, तारकुंडे कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी एंड दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से एसोसिएटेड है। जो शांतनम कमेटी है ना, वो एंटी करप्शन है ना, एंटी करप्शन से एसोसिएटेड है, इससे नहीं है। मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग bearing names of chief election commissioners of India is arranged in chronological। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। एसपी सेन वर्मा, सुकुमार सेन, जे.एम. लेंगडो, टी.एन. सेशन, या फिर सुकुमार सेन, एसपी सेन वर्मा, टी.एन. सुसेन एंड जे.एम. लिंगडो। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है, देख लीजिएगा। एसपी सेन वर्मा, टी.एन. सेशन, सुकुमार सेन एंड जे.एम. लिंगडो। सुकुमार सेन, टी.एन. सेशन, एसपी सेन वर्मा या फिर जे.एम. लिंगडो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुकुमार सेन, उसके बाद एसपी सेन वर्मा, टी.एन. सेशन एंड जे.एम. लिंगडो। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट कैन बी एबोलिश्ड। मतलब इनमें से कौन से जो है उसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं पर एबोलिश कर सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते बट एबोलिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर ये जो पीडीएफ है, ये वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री पीडीएफ सेक्शन में। तो आप ज़रूर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।